नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के साहित्यिक स्रोत में राजस्थानी साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अब राजस्थानी साहित्य में इतिहास विषयक राजस्थानी कृतियां गद्य व पद्य दोनों में मिलती है। सामान्यतः यह रचनाएं जो है वो किसी राज्य के आश्रित रहकर लिखी गई थी। ऐसी ऐतिहासिक गद्य कृतियों में जो गद्य भाग है उनमें कौन कौन सी कृति आती है? ख्यात, बात, विगत, वंशावली, हाल, हकीकत, याददाश्त, बही आदि को ले सकते हैं। राजस्थानी पद्य कृतियों में कौन कौन सी आती है? वह रासो, विलास, प्रकाश, रूपक, वचनिका, वेली, झमाल, झूलना, दूहा, छंद आदि को लिया जा सकता है। 16वीं शताब्दी से पूर्व रासो साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके पश्चात राजस्थानी ऐतिहासिक गद्य के अनेक रूप देखे जा सकते हैं, जैसे कि ख्यात, वात, वंशावली, पीडियावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, हाल, याद, वचनिका आदि। राजस्थानी परंपरा में ख्यात इतिहास को कहते हैं। जो ख्यात है वह इतिहास को कहते हैं। बात में किसी व्यक्ति की जाति, किसी व्यक्ति या जाति या घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास दिया होता है। ख्यात थोड़ी बड़ी होती है और बात छोटी होती है। उसके बाद आता है वंशावली और पीडियावली। वंशावली और पीडियावली में पीढ़ियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिनके साथ में प्राय व्यक्तियों का संक्षिप्त या विस्तृत परिचय रहता है। पट्टावली में जो पट्टे आजकल बोलते हैं ना, जमीनों के पट्टे, उसी हिसाब से पट्टावली में जागीरदारों के पट्टे अर्थात जागीरों का विवरण रहता है। हकीकत और हाल में किसी घटना या प्रसंग का विस्तृत विवरण होता है। याददाश्त को कहते हैं। वचनिका ऐतिहासिक काव्य होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी कतिपय राजस्थानी साहित्य निम्न है। तो पहले देखते हैं कानड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध की रचना किसने की थी? पद्मनाभ ने की थी, जो जालोर के शासक अखेराज के आश्रय में 15वीं शताब्दी में की थी। इस काव्य का आधार अलाउद्दीन का जालोर आक्रमण है, जिसमें जालोर का शासक कानड़दे, उसका पुत्र वीरमदे तथा उसके अनेक साथी तुर्की सेना से लड़कर काम आए, यानी जो है केसरिया हुए थे, यानी वीरगति को प्राप्त हुए थे। काम आना यहाँ पे युद्ध में वीरगति को प्राप्त करना कहते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक तथ्य भी छिपे पड़े हैं। इस कृति में कुछ अनैतिहासिक जो इतिहास से जुड़ी हुई नहीं है, उनके अंश भी इसमें मिलते हैं। इस अवसर पर जो युद्ध हुआ था उस अलाउद्दीन के साथ, तो उस अवसर पर किए गए जौहर का भी कवि ने अच्छा वर्णन किया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने इसमें वर्णित अंशों को राजकीय ऐतिहासिक सामग्री से पुष्ट किया है, यानी राजकीय ऐतिहासिक सामग्री थी, उनका संदर्भ लेकर इसे लिखा गया है। नेक्स्ट आता है राव जेतसी रो छंद। इसकी रचना किसने की थी? बिट्ठू सुजा ने की थी, 16वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ द्वारा बीकानेर के शासक जेतसी की युद्ध प्रणाली तथा स्थानीय रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। इस कृति में कामरान द्वारा बटनेर किले पर किए गए आक्रमण का वर्णन भी मिलता है, जिसमें बीकानेर के कई वीर किले को मुगलों के चंगुल से बचाने के प्रयास में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद आता है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। इसकी रचना बीकानेर के राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। यह अकबर के दरबार का सम्मानित दरबारी था। यह कृति मूलतः भक्ति रस से संबंधित है, परंतु इससे तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, उत्सव, त्योहार, वेशभूषा आदि पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। उसके बाद आता है राजरूपक। इसकी जो रचना है किसने की थी? वीर भाण रत्नू ने की थी। यह जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का समकालीन था। इसमें अभय सिंह द्वारा लड़े गए कई युद्धों का आंखों देखा वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है सूरज प्रकाश। इसकी रचना जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि करनीदान द्वारा की गई थी। इसमें अभय सिंह के समय के युद्धों का आंखों देखा वर्णन इसमें भी है। उस समय के सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए इसका अधिक उपयोग किया जाता है। इसमें तत्कालीन वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, विवाह, उत्सव, आखेट, यज्ञ, दान,
पुण्य, यात्रा आदि का सजीव वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वर्णन, धारा प्रवाह तथा भाषा लावण्य इस ग्रंथ की विशेषता है। जिस हिसाब से इसका वर्णन किया गया, जो धारा प्रवाह के साथ किया गया, और भाषा लावण्य यानी जो जोड़ने वाली, लोगों को आकर्षित करने वाली या जोड़ने वाली भाषा का इसमें उपयोग किया गया है। उसके बाद आता है रासो साहित्य। एक रासो जो देखा था हमने, रासो और ख्यात भी है इसमें। तो रासो साहित्य में देखते हैं, मध्यकाल में राजस्थानी विद्वानों ने राजाओं एवं राजवंशों की प्रशंसा में काव्यों की रचना की। इस प्रकार के काव्यों में इतिहास की सामग्री उपलब्ध है। ऐसे काव्यों को रासो साहित्य कहा जाता है। 1905 ईस्वी में रचित रिपुदारण दास सबसे प्राचीन रासो रचना मानी जाती है। ज्यादातर रासो साहित्य 16वीं शताब्दी के पूर्व लिखा गया था। इसमें रासो साहित्य का ऐतिहासिक उपयोग अत्यंत सावधानी से करने की जरूरत पड़ती है। रासो साहित्य से हमें तत्कालीन राजपूत राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में उपयोगी जानकारी उपलब्ध होती है। अब रासो साहित्य कौन कौन से हैं? तो पहला है पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। भाषा इसकी पिंगल है और इसमें 1 लाख छंद व 69 अध्याय है। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का कथानक इसमें मिलता है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को शबद भेदी बाण द्वारा मारने का उल्लेख इसमें है। इस रचना को पूर्ण चंद्रबरदाई के दत्तक पुत्र जलहन ने किया था। उसके बाद है विशलदेव रासो। इसका रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। 16वीं सदी में की थी इसने। विशलदेव चौहान व राजमती भोज परमार की पुत्री थी की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। उसके बाद है रतन रासो। इसके रचनाकार कुंभकर्ण जो 17वीं शताब्दी में है। इसके अंदर रतन रासो में मारवाड़ का इतिहास बताने वाला यह ग्रंथ है। उसके बाद आता है शत्रुसाल रासो। इसकी रचना किसने की थी? डूंगर सिंह ने की थी। शत्रुसाल रासो में बूंदी के शासक शत्रुसाल का इतिहास बताया गया है। उसके बाद है प्रताप रासो। इसकी रचना जाचक जीवन ने की थी। इसके अंदर अलवर के शासक राव राजा प्रताप सिंह का इतिहास दिया गया है। उसके बाद है छत्रपति रासो। इसकी रचना काशी छंगानी ने की थी। इसके अंदर बीकानेर के राव बिक्का से लेकर करण सिंह तक का इतिहास दिया गया है और इसमें मतीरे की राड 1644 ईस्वी का भी वर्णन मिलता है। जो मतीरे की राड थी वह नागौर व बीकानेर राज्य के मध्य हुई थी। उसके बाद है मानचित्र रासो। इसकी रचना नरोत्तम ने की थी और इसके अंदर आमेर के शासक मान सिंह प्रथम का इतिहास दिया गया है। उसके बाद आता है महाराणा सुजान सिंह जी रोरासो। जो महाराजा सुजान सिंह जी रोरासो है, इसकी रचना की थी जोगीदास ने। इसके अंदर बीकानेर के शासक महाराजा सुजान सिंह का इतिहास दिया गया है। और उसके बाद है राणो रासो। इसकी रचना दयाराम या दयालदास ने की थी। इसके अंदर मेवाड़ व मुगल संघर्ष का वर्णन किया गया है। इसके बाद है हमीर रासो। इसकी रचना जोधराज ने की थी। इसके अंदर हमीर देव व अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष का वर्णन किया गया है। उसके बाद आती है खुमण रासो। इसकी रचना दलपत विजय ने की थी। इसके अंदर मेवाड़ का एनल्स भी कहा जाता है। इसे मेवाड़ का एनल्स भी कहा जाता है। इसके अंदर मेवाड़ के इतिहास का वर्णन किया गया है। उसके बाद है संगत रासो। संगत रासो की रचना गिरधर आंसिया ने की थी। इसके अंदर वर्णन है कि महाराणा प्रताप के रूठे हुए भाई शक्ति सिंह का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है जसवंत रासो। इसके रचनाकार मुरारी दान है जो सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे। इसके अंदर मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का इतिहास जानने में सहायक है ये। उसके बाद राम रासो। इसकी रचना माधो दास ने की थी जो जोधपुर के शासक सुर सिंह के दरबारी थे। राम रासो यह राम कथा पर आधारित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। उसके बाद है विजयपाल रासो। इसकी रचना नल सिंह ने की थी। इसके अंदर करौली के शासक विजयपाल यादव का इतिहास वर्णित है। उसके बाद है लक्ष्मणगढ़ रासो।
इसकी रचना कुशाल कवि ने की थी। इसके अंदर अलवर के शासक राव प्रताप सिंह व मुगल सेनापति नजफ खां के मध्य हुए युद्ध का वर्णन दिया गया है। रसों के बाद में आता है ख्यात साहित्य। ख्यात साहित्य क्या है? ऐसा साहित्य जो ख्याति को प्रतिपादित करे, ख्यात साहित्य कहलाता है। जो ख्यात शब्द है वह संस्कृत शब्द के प्रख्यात का अपभ्रंश है। अधिकांशतः ख्यात लेखक दरबारी, चारण या भाट होते थे, किंतु मुहैनोतनैनसी इसके अपवाद है। ख्यातों में प्राय प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, उनकी उपलब्धियां एवं कार्यकलापों का वर्णन मिलता है। ख्यातों से विभिन्न ठिकानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रसंगवंशीय ख्यातें सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास को जानने के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। तो पहली है मुहैनोतनैनसी की जो ख्यात है उसका कवि है मुहैनोतनैनसी, जिसका समय था 1610 से 1617 ईस्वी में इसने लिखा था। मुहैनोतनैनसी जोधपुर के दीवान जयमल का ज्येष्ठ पुत्र था। नैनसी 27 वर्ष की आयु में राज्य सेवा में नियुक्त हुआ। यह देश दीवान बनकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का विश्वास पात्र अधिकारी बन गया। दुर्भाग्यवश अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह महाराजा का कोपभाजन बन गया, यानी उनकी नजरों से यह गिर गया और अपमानित होने के कारण इसने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब नैनसी ने 1643 ईस्वी से ही स्वतंत्र रूप से इतिहास लेखन विषयक सामग्री इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। नैनसी की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? वह नैनसी ख्यात एवं मारवाड़ रा परगना विगत, यह इसकी प्रसिद्ध रचना है। ख्यात से राजस्थान, विशेष रूप से मारवाड़ तथा गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड और मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। नैनसी मारवाड़ के सभी परगणों का क्रमबद्ध विस्तृत ब्यौरा भी लिखना चाहता था। इसके लिए उसने परगणों का सर्वेक्षण करवाया और चारण भाटों आदि से भिन्न भिन्न वंशों या राज्यों का इतिहास मंगवाकर संग्रहित किया एवं स्वयं जहां भी जाता था वहां के स्थानीय कानूनगों से पुराना इतिहास मालूम करके लिख लेता था। इसे भांति अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों से भी ऐतिहासिक जानकारी मंगवाया करता था। उसके बाद है नैनसी ख्यात का रचनाकाल 1643 से 1666 ईस्वी है। ख्यात में चौहानों तथा भाटियों का काफी विस्तार से विवरण दिया गया है। 14वीं शताब्दी के बाद के राजपूतों के राजनीतिक इतिहास के लिए यह ख्यात फारसी ग्रंथों से भी ज्यादा महत्व की है। विभिन्न रियासतों की भूगोल विषय यानी भौगोलिक स्थिति के बारे में यह ख्यात जानकारी देती है। नैनसी ख्यात की सत्यता तथा यथार्थता की सभी लेखकों ने एक स्वर में प्रशंसा की है। यानी इतनी नैनसी ख्यात में जो बातें लिखी गई थी वह सत्य लिखी गई थी और उस इतिहास के संबंधित इतिहास के अनुसार लिखी गई थी, इसलिए इसके सभी लेखकों ने इसकी प्रशंसा की है। मारवाड़ रा परगना विगत से मारवाड़ के परगनों, कस्बों की आबादी, वहां के जनजीवन, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। अब इसके बारे में मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। कालिका रंजन कानूनगो ने उसे अबुल फजल से भी अधिक योग्य बतलाया है। नैनसी को अबुल फजल से भी अधिक योग्य बताया है किसने? कालिका रंजन ने। जो मुहैनोतनैनसी था वह अबुल फजल की भांति राज्य आश्रित नहीं था, यह स्वतंत्र रूप से अपना इतिहास लेखन करता था। उसका इतिहास संयोजन संभवतः अबुल फजल से अधिक वैज्ञानिक, स्पष्ट तथा निष्पक्ष है। राजस्थान के इतिहास लेखन में नैनसी के ग्रंथ निसंदेह अमूल्य आधार ग्रंथ है। उसके बाद आता है बांकीदास आंसिया 1781 से 1833 ईस्वी। अब चारण लेखकों में बांकीदास का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। मुनि जीन विजय ने उसे एक महान कवि और इतिहासकार स्वीकार किया है। बांकीदास जोधपुर के महाराजा मान सिंह का विश्वास पात्र था। महाराजा मान सिंह उससे प्रथम भेंट में ही इतने प्रभावित हो गए थे कि बांकीदास को लाख पसाव के सम्मान से सम्मानित किया था। बांकीदास डिंगल, पिंगल, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा जानकार था।
उसकी प्रसिद्ध रचना उसकी ख्यात है, जिसे ऐतिहासिक टिप्पणी संग्रह कहना अधिक उपयुक्त है। इस ख्यात में लगभग 3000 फुटकर बातें हैं, जो एक पंक्ति से लेकर 6 पंक्ति तक है। याददाश्त के रूप में लिखी गई कई बातें बड़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। कई ऐसी बातें हैं जो अन्यंत्र कहीं नहीं मिलती। उसके ख्यात की एक कमी यह है कि इसके वर्णन में क्रमबद्धता का अभाव, यानी उसने क्रमानुसार नहीं लिखा है और कई बातों को उसने पुनरावृत्ति कर दी है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बांकीदास की ख्यात इतिहास का खजाना है। राजपुताना व तमाम राज्यों के इतिहास संबंधी रत्न उसमें भरे पड़े हैं। अब गोपीनाथ शर्मा ने ख्यात के महत्व के बारे में लिखा है कि इनकी बातों में अनेक प्रकार के भौगोलिक विषयों, रहन सहन, रीति रिवाज, वाणिज्य व्यवस्था आदि पर प्रकाश पड़ता है। मध्यकालीन समाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए बांकीदास की ख्यात की उपादेयता असंदिग्ध है। जो मध्यकालीन समाज था उसके बारे में इसकी ख्यात की उपयोगिता इतनी ज्यादा नहीं है, यानी असंदिग्ध है। अब उसके बाद दयालदास सिंडायच 1798 से 1891 ईस्वी। बीकानेर के चारण जाति के दयालदास में कई खूबियां एक साथ थी। वह इतिहासकार, ख्यातकार, कवि और तत्कालीन मारवाड़ी भाषा का उच्च कोटि का गद्य लेखक था। दयालदास बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का राज दरबारी था। बीकानेर नरेश को इस बात का बड़ा दुख था कि कर्नल टोड ने बीकानेर राजवंश को राजस्थान के राज्यों में द्वितीय श्रेणी का माना था। वह चाहते थे कि टोड की यह मान्यता निरस्त हो। इस कारण महाराजा ने दयालदास को बीकानेर राज्य का इतिहास लिखने का आदेश दिया। और जो बीकानेर का इतिहास लिखने का आदेश किसने दिया था? महाराजा रतन सिंह ने। दयालदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति बीकानेर रे राठौड़ा री ख्यात है, जो दयालदास की ख्यात के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। दयालदास एक राज्याश्रित इतिहासकार था, राज्य द्वारा आश्रित इतिहासकार था, और उसने बीकानेर नरेशों की उच्चता सिद्ध करने में अपनी लेखनी का भरपूर प्रयोग किया, जिस कारण उसकी ख्यात है जो कई स्थानों पर एक पक्षीय वर्णन चित्रित करती है। जो बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास है वह सर्वप्रथम दयालदास की ख्यात से मिलता है। उसके बाद आता है सूर्यमल मिशन 1815 से 1868 ईस्वी। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिशन की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर है। यह पद्य में लिखा गया महाकाव्य है। आलम शाह खान की टिप्पणी है कि वंश भास्कर जिसके पारायण से राजाओं ने राजत्व समझा, पंडित शास्त्रियों ने नीति और शस्त्र गुणा, कलावंतों ने कलाएं जानी, कवि आचार्य साहित्य की परख करने में समर्थ बने और राजस्थान के इतिहास प्रणेताओं ने इसे आधार बनाकर चलने में अपनी सिद्धि देखी। युवा मरुवीरों ने इसमें अपने रक्त का रंग देखा, बाल वृंद ने केसरिया रंग का जादू समझा, तो वृद्धजनों ने इसे पढ़कर मूंछों पर अपने हाथ धरे। इस प्रकार वंश भास्कर काव्य और इतिहास के रूप में ही नहीं अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्ध घोष और राजस्थानी सभ्यता संस्कृति के स्मारक के रूप में प्रख्यात हुआ। जो सूर्यमल मिश्रण का जो है वंश भास्कर, वह कई मामलों में, यानी उसने जो है युवा थे उनको केसरी रंग का जादू समझाया, बुजुर्ग लोगों को अपने इतिहास के बारे में समझाकर मूंछों पर ताव देने के लायक कर दिया। उसके बाद है 4000 मुद्रित पृष्ठों में 1.25 लाख छंदों के वंश भास्कर में मूलतः बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास दिया गया है। बूंदी राज्य के इतिहास को लिपिबद्ध करते समय प्रसंग वंश उन राज्यों और शासकों का वर्णन भी मिलता है जिनके बूंदी नरेशों के साथ दूर या पास के संबंध थे। वंश भास्कर है जो ग्रंथ वीर प्रसंगों, युद्ध वर्णनों तथा उपयोगी ज्ञान की विस्तृत जानकारी देने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। आलम शाह खान के अनुसार नगर जीवन और
शयमान सामंत काल के जनजीवन का साकार चित्र जिस प्रकार वंश भास्कर में मिलता है, अन्यंतर कहीं नहीं मिलता, यानी दुर्लभ है। सूर्यमल मिशन ने बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के आदेश पर इसे 1840 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया, लेकिन 1856 में यकायक यानी अचानक उसने लिखना बंद कर दिया। सूर्यमल मिशन की अन्य रचना वीर सतसई है। यह वीर रस प्रदान कृति है। इसकी पृष्ठभूमि 1857 ईस्वी की क्रांति है, परंतु कृति को क्रांति का प्रतीक मानना अति उत्साही कदम होगा, यानी इसे क्रांति का प्रतीक नहीं माना जा सकता। उसके बाद है मुंडियार री ख्यात नागौर। मुंडियार वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है। मुंडियार की जागीर चारणों के अधीन थी। मुंडियार री ख्यात को राठौड़ों री ख्यात भी कहा जाता है। इस ख्यात के लेखक व रचना काल के बारे में निश्चित जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। इस ख्यात में जानकारी मिलती है कि बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने गयाजी के पवित्र तीर्थ स्थान पर अपने प्रमुख सरदारों की बैठक बुलवाकर उनसे यह प्रण यानी प्रतिज्ञा करवाई कि वे भविष्य में अपनी शिशु कन्याओं का वध नहीं करेंगे। यानी इसमें जानकारी मिलती है कि बालिका वध की जो थी उस पर निषेध लगाया था। राव सिंहा के द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक का वृत्तांत इस ख्यात में मिलता है। इस ख्यात से यह जानकारी मिलती है कि अकबर के पुत्र सलीम की मां जोधाबाई जो मोटा राजा उदय सिंह की दत्तक बहन थी। और लास्ट है हमारा जोधपुर राज्य की ख्यात। इसकी रचना मुरारी दास ने की थी। यह ख्यात 2 खंडों में है। इस ख्यात में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा मान सिंह के शासनकाल तक का विवरण दिया गया है। उसके बाद है ये ख्यात होने के बाद इन ख्यातों के अतिरिक्त और कौन कौन सी ख्यात है? किशनगढ़ री ख्यात, भाटियों की ख्यात जो जैसलमेर राजवंश से संबंधित है, कवि राजा री ख्यात जोधपुर के राठौड़ वंश से संबंधित है, भी महत्वपूर्ण ख्यात है। और आज के लिए है कोट क्या है? भविष्य उन लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता पर विश्वास करते हैं। ठीक है, भविष्य उन लोगों का सुंदर है जो अपने सपनों की सुंदरता पर विश्वास, यानी जो सपने देखे उनको पूरा करने के लिए जो तत्पर रहते हैं, भविष्य उन्हीं लोगों का है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कल की क्लास होगी पुरालेख सामग्री के ऊपर। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।